जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम आपको बीएड एग्ज़ाम जो कि पेपर 2 है, पेपर 2 हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। पेपर 2 में जो है समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, पेपर 2। हम बताए हुए थे इसके लगभग आपको हम 40 क्वेश्चन बताएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो ये 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो पेपर 2 का लगभग आपका 90% तैयारी हो जाएगा। इससे पहले जो है 23 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा तो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे, जो कि रहेगा शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं और शिक्षा की अवसर की समानता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कॉमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। देखिए शैक्षिक अवसरों जैसे विद्यालय विश्वविद्यालय हो गया, उसमें जो है समानता से वहाँ पे जो समानता दी जाती है शिक्षा देने के लिए, तो उससे आप क्या समझते हैं। दूसरा है शिक्षा की अवसर की समानता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों का वर्णन करें। तो शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, इसमें अवसर की समानता के बारे में कहा गया है, इसका वर्णन करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को फुल एनालिसिस करके आपको बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि ये पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो यदि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपसे नहीं छूटेगा, बशर्ते आप पूरा वीडियो देखने का ज़रूर प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। देखिए शैक्षिक अवसरों की समानता, तो शिक्षण संस्था में जो है शैक्षिक अवसरों की जो समानता दी जाती है वह किस तरह से दी जाती है। देखिए सबसे पहले भूमिका के बारे में पढ़ते हैं कि यानी इंट्रोडक्शन। देखिए शिक्षा में समानता और निष्पक्षता का प्रत्यय वर्तमान आय वितरण की निष्पक्षता से अधिक भ्रमित हुआ है। ठीक है, वर्तमान समय में जो शिक्षा की समानता और निष्पक्षता के बारे में कहा जाता है तो उसके जो भी अभिभावक का आय होता है उसके आधार पे जो है थोड़ा बहुत भ्रमित होता है। देखिए सामाजिक भौगोलिक संदर्भों पर आधारित विभिन्न जनसंख्या स्तरों के लिए आवश्यक शैक्षिक स्तर अलग अलग होते हैं। पर्यावरण, देखिए पर्यावरण, इतिहास तथा आर्थिक व्यवसाय क्षेत्रों पर निर्भर समूहों की शिक्षा के तत्व और स्तर भिन्न भिन्न होंगे। देखिए हर जगह में जो है शिक्षा के जो आर्थिक व्यवसाय और इतिहास है उनके स्तर पे जो है शिक्षा का तत्व जो है भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए शैक्षिक विकास की प्रथम प्राथमिकता शिक्षा का प्रावधान करना है, जो व्यक्ति की विकासशील प्राथमिक करने में उसे सामर्थ्य बनाती है। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता हम आपको समझाए हुए थे कि भारत एक मान के चलिए गोला भारत है। इस भारत में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, उनको सभी को जो है शिक्षित करना जो है सार्वभौमिकता शिक्षा होता है। ठीक है, का एक मुख्य उद्देश्य है कि प्रस्तुत अध्याय में भारत सरकार के द्वारा शिक्षा की समानता तथा निष्पक्षता के लिए उठाए गए चरणों पर विचार किया जा रहा है। तो देखिए समानता यानी कि इक्वलिटी क्या होता है। देखिए असमानता तथा शोषण को पैदा करने वाले सभी कारकों को दूर करने के उपरांत सभी व्यक्तियों को समान अवसरों की उपलब्ध का अर्थ ही जो है समानता होता है। जो भी असमानता जहाँ दिख रहा है, जहाँ शोषण हो रहा है, उस चीज़ को दूर करके ही समानता का अर्थ से आप समझ सकते हैं। देखिए जो असमानता किया जाता है कि लिंग, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, रंग, राजनीतिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय एवं सामाजिक, आइए आगे देखते हैं। देखिए उद्गम, आर्थिक संदर्भ या जन्म आदि कुछ ऐसे ही कारक है जो समानता का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि सामर्थ्य में सभी लोग समान हैं। जो सामर्थ्य होते हैं वह सभी लोग जो है समान हैं। व्यक्ति जन्मजात तथा अर्जित विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
देखिए शैक्षिक अवसरों में जो समानता दी जाती है उसे आप कैसे समझ सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए संप्रत्यय यानी कि शिक्षा में समानता का अर्थ होता है कि लिंग, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, रंग, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय और सामाजिक उद्गम, आर्थिक स्थिति या जन्म आदि का ध्यान में रखे बिना प्रत्येक उपयुक्त व्यक्ति को समान शैक्षिक अवसरों और सुविधाओं को जो है उपलब्ध कराना होता है यह है। देखिए आप किसी भी शिक्षा संस्था में टीचर बनने जा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों के आधार पे जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सबको समान रख के सभी को जो है उपयुक्त शिक्षा जो होता है आपको देने का प्रयास करना चाहिए। देखिए आगे, समानता का यह अभिप्राय नहीं होता कि मूल रूप से सभी व्यक्ति सामर्थ्यों में समान होते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि सभी व्यक्ति जो है मूल रूप से एक समान है, उसमें जो है विभिन्नताएं देखने हमें मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मजात सामर्थ्यों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के विकास को तब तक नहीं रोका जाना चाहिए जब तक स्वयं इसमें आगे बढ़ने की योग्यता ना हो। इस संदर्भ में विद्वानों के जो है कुछ विचार इस प्रकार है। कुछ विद्वानों ने समानता के आधार पर कुछ विचार दिए हैं, आइए उसको देखते हैं। देखिए एक विद्वान थे V.R. तेनेजा के अनुसार जो है शैक्षिक सुविधाओं की समानता में अंतर्निहित व्यवस्थाएं होती है। किस तरह से होती है उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला है राष्ट्रीय श्रमिक बल के मुख्य प्रवेश द्वारा का निर्माण करने वाले स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। तो राष्ट्रीय श्रमिक बल के जो है मुख्य प्रवेश तक की जो है शिक्षा जो है निःशुल्क देनी चाहिए। इससे सुविधाओं की असमानता के आर्थिक स्रोतों की समाप्ति होती है। दूसरा है छात्रों की आवश्यकताओं, योग्यताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तीसरा है यदि कोई छात्र अपना पालन पोषण करने में सामर्थ्य नहीं है तो राज्य ऐसी स्थिति में छात्रवृत्तियों, अनुदानों तथा ऋणों के रूप में सहायता करता है या करना चाहिए उनको। ये किनका मानना था? V.R. तेनेजा जो विद्वान है इन्हीं का मानना था। आइए जानते हैं कि B.R. गोयल का क्या मानना था समानता के शिक्षा के पे। देखिए B.R. गोयल भारत के विशेष संदर्भ में शैक्षिक सुविधाओं की समानता के विषय में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं। कौन? B.R. गोयल। देखिए पहला जो विचार दिए थे कि कम से कम न्यूनतम स्तर की शिक्षा प्रत्येक भारतीय को मिलनी चाहिए। दूसरा है शैक्षिक सुविधाओं के वितरण में विद्यार्थी की जन्मजात तथा सहज योग्यता और प्रवृत्ति मुख्य धारा होनी चाहिए। तीसरा है सामान्य विद्यालय प्रणाली की अपेक्षा हमारे यहाँ पड़ोस विद्यालय प्रणाली होनी चाहिए। सामान्य पाठ्यक्रम की अपेक्षा हमारे यहाँ आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए जो कि सीखने वालों में क्षमताओं विकसित कर सके। देखिए आगे, यदि कोई छात्र स्वयं का पालन पोषण नहीं कर पाता हो तो शैक्षिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति तथा महत्व प्रदान करके इसकी सहायता की जानी चाहिए राज्य के द्वारा। पाँचवा है जीवन में अथवा नौकरी पाने के साधन के रूप में शैक्षणिक योग्यता की मान्यता के साथ साथ शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। देखिए सामान्य विचार से जो है आप समानता के शैक्षिक संस्थाओं में समानता के शिक्षा से विचार से आप समझ सकते हैं सामान्य विचार से कि शैक्षिक सुविधाओं की समानता की अवधारणा के विषय में सामान्य विचार निम्नलिखित है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए पहला है शिक्षा की प्राप्ति में समानता। जो भी स्टूडेंट या विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसको जो है समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सभी को समान अधिकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है शिक्षा की उपयोगिता में समानता। शिक्षा की जो उपयोगिता है उसमें समानता दी जानी चाहिए। तीसरा है शैक्षिक उपलब्धता से सामाजिक स्थिति में समानता। देखिए सुदृढ़ शब्दों में शिक्षा में समानता का अर्थ है। इसके प्रावधान से आप समझ सकते हैं कि सुदृढ़ शिक्षा में जो समानता का अर्थ है वो आप इस लाइन से समझ सकते हैं। देखिए प्राइमरी स्तर जो 1 से 5 होता है तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए राज्य के द्वारा। दूसरा है विविध विजेफे छात्रवृत्तियाँ, छूट मतलब ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस में का माफ़ करना, शैक्षणिक ऋण एवं अन्य आर्थिक सहायता का जो है प्रदान किया जाना चाहिए विद्यार्थियों को या स्टूडेंट को। तीसरा है निःशुल्क पुस्तकें
वस्त्र एवं मिड डे मील की जो है व्यवस्था करना चाहिए राज्य के द्वारा। चौथा है विशेष शैक्षणिक अवसरों को जो है समानता का अवसर देना चाहिए जो विशेष शिक्षा लेना चाहता है। तो पाँचवा है अवसरों की समानता के आर्थिक स्रोत का उन्मूलन। तो देखिए अवसरों की जो असमानता होती है उसका जो हो रहा है उसका उन्मूलन यानी उनका ख़त्म करना चाहिए इस चीज़ को। आइए आगे देखते हैं निष्पक्षता यानी इक्विटी। इक्विटी क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए निष्पक्षता का अर्थ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाओं की उपलब्धता में शुद्धता एवं निष्पक्षता है। सामाजिक निष्पक्षता की दृष्टि से यह उचित है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्र की जनता, खिलाड़ी, स्वतंत्रता, भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों आदि के विषय में संरक्षण की नीति का अनुपालन हो। इन सब चीज़ों में जो है एक समानता या संरक्षण का जो है अनुपालन करे राज्य। देखिए भारत में इस संदर्भ के समय समय पर संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। इसको पालन करने के लिए भारत में जो है संवैधानिक संशोधन किए गए हैं, इसको देखते हैं। देखिए शिक्षा में समानता तथा निष्पक्षता। देखिए एजुकेशन इक्वलिटी एंड इक्विटी। शिक्षा में समानता तथा निष्पक्षता का क्या अर्थ होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए समानता और निष्पक्षता का अर्थ है कि असमानता और शोषण के सभी कारकों को दूर करके सभी व्यक्तियों को शैक्षिक अवसरों की समान उचित उपलब्धता कराए राज्य। दूसरा है शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर समानता और निष्पक्षता से आप जो है इसे कैसे समझिएगा इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला है प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर 1 से 5 जो होता है इस स्तर पे जो है आप समानता और निष्पक्षता कैसे बता सकते हैं या इसको कर सकते हैं। देखिए राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में जो पढ़िएगा इसमें ही प्राइमरी शिक्षा के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है तो आइए इसको देखते हैं। देखिए के अंतर्गत राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इसका अभिप्राय है कि इस संदर्भ में स्पष्ट सुविधाओं का एक सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक व्यवस्था तथा सार्वभौमिक पूर्व धारणा की व्यवस्था होनी चाहिए। सार्वभौमिक इंग्लिश में इसे जो है यूनिवर्सल कहा जाता है। नामांकन मूलभूत ढांचे की व्यवस्था तथा प्रतिधारणा ही प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। देखिए व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। व्यक्तियों की जो रुचियां हैं उनके अनुसार जो है पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए अथवा आधारभूत शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा है माध्यमिक स्तर पे किस तरह से समानता या निष्पक्षता आप कर सकते हैं। देखिए लोगों को उनकी बहुविध रुचियों, लोगों के जो है बहुत तरीके की जो रुचियां होती है उनके अनुसार प्रवृत्तियों तथा सामर्थ्यों के आधार पर शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता ही माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में समानता और निष्पक्षता है। इस स्तर पर सभी वस्तुओं मतलब शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेदनात्मक में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। इस स्तर पर समानता का एक जो है देखिए अन्य पहलू यह भी है कि सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा सुविधाएं इस स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए कि सामान्य स्तर की जो शिक्षा दी ही जाती है इसके अतिरिक्त जो है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए माध्यमिक स्तर पर। देखिए माध्यमिक स्तर पर जनता का उत्पादन की दृष्टि से सक्रिय माना जाता है। तीसरा है उच्च स्तर पर तृतीयक स्तर मतलब हायर लेवल ऑफ टर्सरी लेवल। इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए उच्च स्तर पर समानता का अर्थ योग्यता के आधार पर शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता है। सामाजिक निष्पक्षता की दृष्टि से स्थानों का संरक्षण होना चाहिए होता है आरक्षण होता है। भारत में शिक्षा में समानता एवं निष्पक्षता को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास, तो भारत सरकार के द्वारा जो है शिक्षा में जो है समानता और निष्पक्षता के आधार पर जो किए गए प्रयास हैं उसको देखते हैं। देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा में समानता एवं निष्पक्षता की समस्याओं के समाधान की दिशा में किए गए प्रयासों में से कुछ इस प्रकार हैं। कुछ प्रयास किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसको देखते हैं। देखिए पहला है विद्यालय शिक्षा में जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का जो शिक्षा दी जाती है उसमें किस तरह से इसको समानता को लागू करने के लिए प्रयास किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसको जानने का प्रयास करते हैं।
देखिए पहला है सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्था। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में जो बना था ने भारत में शिक्षा की समानता एवं निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए सामान्य या सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्था के लिए संस्तुति की थी, यानी कि इसका सुझाव दिया था। दूसरा है पड़ोसी विद्यालय। बाद में सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्था में संशोधन किया गया तथा पड़ोस विद्यालय की अवधारणा विकसित हो गई। जो कोयल 1983 में जो शिक्षा नीति प्रस्तुत की थी, सुझाव दिया था, इसमें ये चीज़ के बारे में कहा गया था। देखिए पड़ोस विद्यालय व्यवस्था का पाठ्यक्रम मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए तथा दैनिक जीवन की समस्यात्मक स्थितियों का सामना करने के कौशल एवं उपयुक्तता को बढ़ाने वाला भी होना चाहिए। तीसरा है नवोदय विद्यालय की भी स्थापना किया गया समानता के आधार पर। देखिए नवोदय विद्यालय बच्चों की गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए थे। चौथा है पब्लिक स्कूलों में स्थानों का आरक्षण। देखिए शिक्षा में निष्पक्षता के समावेश के लिए पब्लिक स्कूलों में स्थानों के आरक्षण की नीति के को जो है लागू करना है। जो पब्लिक स्कूल हो गया मतलब प्राइवेट जो स्कूल हो गया, उसके आसपास के क्षेत्र जो होते हैं उनमें जो है आसपास के क्षेत्र को एक आरक्षण मिले उस विद्यालय में पढ़ने के लिए। पाँचवा है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण। देखिए 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की सार्वभौमिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। सार्वभौमिक व्यवस्था हम बताए हुए थे पहले, उसको आप समझ सकते हैं। देखिए छठा है माध्यमिक शिक्षा के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रम जो चलाए गए थे उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए माध्यमिक स्तर पर औपचारिक एवं अनौपचारिक यानी समाचार पाठ्यक्रम जो दिया जाता है इस वर्ग के विद्यार्थियों के उत्पादक स्वभाव को ध्यान में रखते हुए व्यवसायीकरण को भी शामिल किया गया है। व्यक्तिगत 15 से 65 वर्ष की आयु के वर्ग के विषय में यह माना जाता है कि ये उत्पादन तथा आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में जो है सहभागी होनी चाहिए। दूसरा है उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। देखिए उच्च स्तर पर शिक्षा की सुविधाएं योग्यता, आइए आगे देखते हैं, योग्यता के आधार पर दी जाती है। समानता के अतिरिक्त शिक्षा में निष्पक्षता प्रदान करने के लिए इस स्तर पर आरक्षण नीति का भी पालन किया जाता है। तीसरा है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 के अंतर्गत प्रावधान जो किए गए थे समानता के लिए, इसको जानने का आप प्रयास करते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में विषमताओं को दूर करने पर बल दिया है तथा देश को आर्थिक विकास की ओर से ले जाने वाले समय वांछित सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में समानता की अवधारणा अधिक निष्पक्ष तथा उचित बन रही है। इस व्यवस्थाओं को संक्षिप्त विवेचना इस प्रकार है, इसमें जो दिया गया था समानता के लिए, इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला है नारी शिक्षा यानी वुमेन एजुकेशन। देखिए नारी शिक्षा भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या है। नारी जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम नारी शिक्षा यानी वुमेन एजुकेशन जो है लगभग 9% था। आज यह बढ़ के 65 हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ तो हमें जो है शिक्षा में आगे देखने के लिए मिलता है। देखिए नारी शिक्षा के प्रति जनता में जागरूकता का अभाव है। इस बात को सामान्यतः अनुभव किया जा रहा है कि नारी राष्ट्रीय तथा आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति पर भी बल दिया है कि नारी शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि नारी शिक्षा पे जो है बल दिया जाना चाहिए। हरियाणा में लड़कियों के लिए कॉलेज स्तर तक मुफ्त शिक्षा है। इस प्रकार अन्य राज्य भी प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक जो है पंग उठा रहे हैं, मतलब आवश्यक कदम उठा रहे हैं नारी शिक्षा को शिक्षित करने के लिए तथा इस प्रकार उन्हें आत्म तथा राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में योगदान देने के योग्य बनाया जा रहा है। दूसरा है अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। देखिए अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की समानता की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। पहला क्या है, देखिए 5 से 14 वर्ष के बच्चों के नाम लिखवाने के लिए नामांकन अभियान आरंभ किए जा रहे हैं। आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ने के लिए पहली से 10वीं तक की कक्षा के अनुसूचित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना अपनाई जा रही है।
तीसरा है अनुसूचित जाति के अध्यापकों की भर्ती हो रही है। चौथा है विद्यालयों, बालवाड़ियों तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का निर्धारण भी इस बात को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है यहाँ अनुसूचित जातियों के बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। और लास्ट है कि ऐसी नई पद्धति की खोज के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं कि उनके द्वारा उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा पाने के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसे अनुसंधान भी किया जा रहा है कि उनको किस तरह से अच्छा शिक्षा मिल सके। देखिए तीसरा है अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। देखिए अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को मान्यता उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। पहला है जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों को खोजने की प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरा है प्रारंभ में जनजातियों की ही भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा में जो है जनजाति की जो भाषा है उसी भाषा में उसे शिक्षा दी जाए। तीसरा है जनजातीय युवकों को शिक्षण का प्रशिक्षण इस उद्देश्य से दिया जा रहा है ताकि वे शिक्षण के द्वारा अपने क्षेत्रों की स्वयं सेवा कर सके। आइए आगे देखते हैं। देखिए जनजातीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ियाँ तथा प्रौढ़ शिक्षा मतलब ऊपरी शिक्षा होता है, उच्च स्तर का शिक्षा केंद्र खोलने की प्राथमिकता दी जा रही है। तीसरा है कि जनजातियों से संबंधित बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आइए चौथा देखते हैं जो कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की शिक्षा में जो समानता जो लाई गई है 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, कैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बिना किसी सामाजिक अन्याय के अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अपनी शिक्षा को विस्तृत करने तथा अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए वे अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनकी प्रशासन व्यवस्था करने के लिए मुक्त है। देखिए समाज के कमज़ोर वर्गों एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के संदर्भ में शैक्षणिक अवसर की समानता एवं निष्पक्षता की मांग करती है। किस तरह से करती है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला है बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की सार्वभौमिकरण। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं, योग्यताओं एवं सामर्थ्यों के अनुसार शिक्षा के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा है शिक्षा की पहचान कल्याणकारी सेवा के रूप में करना चाहिए। चौथा है भेदभाव न करना एवं शिक्षा के अधिकार के सिद्धांतों का अनुकरण करना। पाँचवा है शिक्षा भी व्यक्ति की सफलता की सीढ़ी पर तब तक चढ़ने से नहीं रोका जाएगा जब तक उसमें स्वयं को ऊपर चढ़ने की योग्यता न हो। छठा है कोई भी विद्यार्थी दयनीय आर्थिक स्थितियों के आधार पर अपंग नहीं रहना चाहिए। अब जानते हैं विकलांगों के लिए जो शिक्षा दी जाती है यह किस तरह से प्रयास किया गया था 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। देखिए दिन प्रतिदिन की समस्याओं का सामान्य व्यक्तियों की तरह सामना करने के लिए विकलांगों को तैयार करने के उद्देश्य से विकलांगों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा करके शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को सामान्य लोगों के समान योग्य एवं सक्षम बनाया जाता है। उपयुक्त उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम जो है उठाए गए हैं। तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए पहला है कि सामान्य बच्चों की भांति जीवन यापन करने के विश्वास को विकसित करके उद्देश्य से अल्प विकलांगता से प्रभावित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है विकलांग बच्चों के लिए जिला स्तर पर छात्रावासों का भी प्रावधान है, मतलब हॉस्टल का भी प्रावधान है जिला स्तर पे। तीसरा है इन बच्चों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। चौथा है विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा शिक्षक भी इस प्रकार प्रशिक्षित किए जा रहे हैं कि वे विकलांग बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सके। लास्ट है विकलांगों की शिक्षा हेतु वांछित प्रयास करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब जानते हैं प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन। देखिए औपचारिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्तरों पर, आइए आगे देखते हैं। देखिए औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है परंतु 15 से 35 वर्ष की आयु की अशिक्षित जनता
अनौपचारिक माध्यमों से शिक्षा प्राप्त कर सकती है। नई शिक्षा नीति 1986 में भारत सरकार ने प्रौढ़ों की शिक्षा पर बल दिया है, यानी प्रौढ़ों मतलब एडल्ट या वयस्क की शिक्षा पर जो है बल दिया गया है। यह नीति इस बात पर बल देती है कि केंद्र और राज्य सरकारें, राजनीतिक दल तथा उनके संगठन, संचार साधन तथा शिक्षा संस्थाओं को व्यापक साक्षरता कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अध्यापकों, छात्रों, युवाओं, शैक्षिक संगठनों तथा नौकरी पेशे लोगों आदि को प्रेरित किया जाना चाहिए। अब जानते हैं पत्राचार शिक्षा ये क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पत्राचार शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन शिक्षा में समानता एवं विवेकशीलता प्रदान करने के पत्राचार शिक्षा सुविधाएं सार्थक रूप से योगदान दे रही है। माना कि कोई भी किसी भी कारण से किसी औपचारिक शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने की स्थिति में नहीं है तो वह पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा शिक्षा का लाभ उठा सकता है। विश्वविद्यालय 1985 में खुला, ये आप इसको याद रखिएगा। इग्नू जो डिस्टेंस एजुकेशन का ही एक भाग है। राज्य तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी पत्राचार शिक्षा के स्वतंत्र विभाग है। प्राचीन समय से ही संपन्नता और विपन्नता के बीच भेदभाव का अस्तित्व विद्यमान है। यह हर्ष का विषय है कि इस भेदभाव का उन्मूलन के लिए अब विभिन्न माध्यमों और साधनों द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों द्वारा समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना निसंदेह प्रशंसनीय है। हम आशा करते हैं कि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक स्तर पर ऐसे प्रयास फलीभूत होते रहेंगे। यदि प्रत्येक भारतीय पूर्णतः निष्ठा से प्रयास करता रहे तो वह दिन दूर नहीं जब देश और देशवासी इन कड़े प्रयासों से लाभान्वित होंगे। चलिए, यहीं तक ये क्वेश्चन का आंसर था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 25 पे चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रकाश डालें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर 2 का। आने वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 25 पे चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 23, 24 तक जो चर्चा कर चुके हैं, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का तैयारी रहेगा उतना आपका पेपर 2 का आपका फुल सिलेबस कंप्लीट बना रहेगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।